डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। उसमें सबसे पहला डिजीज का नाम आता है जॉन्डिस। उसके बाद डायरिया, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। एक एक करके हम इन सभी डिजीज को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिजीज आता है उसका नाम है जॉन्डिस। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज है, ये डिजीज ज़्यादातर दूसरे होने वाले बीमारियों के सिम्टम्स हैं। जैसे अगर कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो हम जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स में दिखाई देता है। जैसे कि मैंने साफ साफ बता रखा है, जॉन्डिस इट इज नॉट अ डिजीज। ये डिजीज नहीं है। जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज बट इट इज अ साइन दैट अकर्स इन मेनी डिजीज। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जॉन्डिस जैसा अपीयरेंस होता है, या उन बीमारियों के होने से हमारी बॉडी के अंदर जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज बट इट इज अ साइन दैट अकर्स इन मेनी डिजीज। कैसे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। जॉन्डिस जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका बॉडी का कलर जो है ना, खास करके स्किन कलर एंड स्क्लेरा, इन दोनों का जो कलर है येलोइश हो जाता है। दे टर्न्स इनटू येलो इन कलर। तो जॉन्डिस में इट गिव्स येलो स्टेनिंग ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारे आई बॉल में होता है, जो व्हाइट वाले पार्ट देख रहे हैं ना आई बॉल पे, दैट इज स्क्लेरा। वो धीरे धीरे टर्न इनटू येलो कलर। जैसे वो येलो कलर में चेंज होने लग जाए ना, हमें समझ में आ जाता है कि व्यक्ति सफर फ्रॉम जॉन्डिस। लेकिन ये होता क्यों येलो कलर? दिस इज ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ह्यूमन बींग्स के बॉडी में बिलीरुबिन का मात्रा इंक्रीज होता है। बिलीरुबिन जो है यही हमारे बॉडी को नॉर्मल बॉडी से धीरे धीरे टर्न येलो इन कलर। द कलर ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बिलीरुबिन इन द बॉडी। अगर बिलीरुबिन माइल्डली प्रेजेंट है तो येलो कलर होगा, और अगर हाई अमाउंट में बिलीरुबिन प्रेजेंट हो जाता है तो ये कैसा कलर देगा? ब्राउन कलर देगा हमारे बॉडी को। तो जॉन्डिस जो है ये खुद डिजीज तो है नहीं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में किसी भी कारण से बिलीरुबिन का मात्रा इंक्रीज हो जाए, बहुत सारे ऐसा डिजीज हैं हमारे सराउंडिंग में जिसके वजह से हमारे बॉडी में किसका मात्रा इंक्रीज हो गया? बिलीरुबिन का मात्रा इंक्रीज हो गया, तो हमारा बॉडी कैसा कलर शो करता है? येलो कलर। मेनली स्किन एंड स्क्लेरा, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल। अगर ये माइल्डली प्रेजेंट है तो ये येलो कलर बॉडी होगा, और अगर ये हाई अमाउंट में बिलीरुबिन है तो ये ब्राउन कलर बॉडी होगा। यानी कि अगर बॉडी ब्राउन कलर का होने लग जाए, इट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इज प्रेजेंट इन द बॉडी। अब बात है कि बिलीरुबिन के कारण हमारे बॉडी में येलो इस कलर आने लग जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन ये बिलीरुबिन आता कहाँ से है? बिलीरुबिन कम्स फ्रॉम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है ना, रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी हैव हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ना, इसी के कारण से
हमारा आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, इट कैरी द ऑक्सीजन। लेकिन जब ये आरबीसी ओल्ड हो जाता है तो आरबीसी को ब्रेक कर दिया जाता है। आपको पता होगा द लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज। नेचुरली भी आरबीसी आफ्टर 120 डेज डिस्ट्रॉयड। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं कि अपने लाइफ से पहले भी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यू टू सर्टेन डिजीज, कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंटल केस में। तो इसमें जो मौजूद हेमोग्लोबिन है ये टूट जाएगा, आरबीसी टूटेगा, हेमोग्लोबिन भी टूट जाएगा। हेमोग्लोबिन का आयरन वाला पार्ट को हेम कहते हैं, जबकि ये ग्लोबिन वाला पार्ट हो गया जो कि प्रोटीनियस पार्ट होता है। यही आयरन वाले पार्ट के कारण आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी में जो केमिकल्स मौजूद हैं, द केमिकल्स दैट रिमेन्स इन द ब्लड आफ्टर द आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम आरबीसी। जब आरबीसी से आयरन रिमूव हो गया तो वो केमिकल रेसिड्यू रह गया, प्रोटीन का छोटा सा पार्ट रह गया। इसी को हम लोग कहते हैं बिलीरुबिन। ग्रेजुअली ये येलो कलर में टर्न कर जाता है, जिसको हम लोग बिलीरुबिन कहते हैं। तो ये जो बिलीरुबिन बना, ये बिलीरुबिन अब धीरे धीरे ब्लड में इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे जैसे ब्लड में बिलीरुबिन इंक्रीज होगा हमारा बॉडी का कलर येलो हो गया। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ घूमते हुए कहाँ पहुँचेगा? लीवर के पास। जब ये लीवर के पास पहुँचता है ना, तो जो हमारा लीवर है ये रिलीज करता है सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, खास करके ग्लूक्यूरोनिक एसिड, और ये उस बिलीरुबिन के साथ बाइंड अप कर जाता है। तो बिलीरुबिन प्लस सर्टेन केमिकल सब्सटेंस लाइक ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंबाइन कर जाते हैं और वो बन जाते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन। बच्चों, ये जो बिलीरुबिन है ना, जब ये बिलीरुबिन बनता है हमारे बॉडी के अंदर ड्यू टू डेथ ऑफ आरबीसी, तो ये बिलीरुबिन हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली पॉइजनस। अगर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे ना, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाएंगे। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फेल टू वर्क। इससे बचाने के लिए जब ये बिलीरुबिन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते हुए ये पहुंचता है किसके पास? लीवर सेल के पास। ये लीवर सेल क्या करेगा? ये लीवर सेल जो है इस बिलीरुबिन को लेस टॉक्सिक में बदल देगा। कैसे बदलेगा? तो सर्टेन केमिकल सब्सटेंस को इसमें ऐड कर देगा। कैसे सर्टेन केमिकल सब्सटेंस को ऐड करेगा? तो एक सर्टेन केमिकल सब्सटेंस है ग्लूक्यूरोनिक एसिड। जैसे ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा कंजुगेटेड बिलीरुबिन, क्योंकि इसमें ग्लूक्यूरोनिक एसिड ऐड हो गया है। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन है जो लेस टॉक्सिक है, इसको बॉडी से एलिमिनेट करना आसान है। अगर हम देखें फंक्शन ऑफ लीवर को, तो लीवर के दो मेजर फंक्शन है। पहला तो ये है कि ये बाइल बनाता है और बाइल को रिलीज करता है ड्यूडेनम में, ताकि डाइजेशन ऑफ फूड हो जाए। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड करता है बाइल जूस। तो ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बना ना, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है बाइल जूस के साथ मिक्सअप होके, ठीक है, ये बाइल जूस के साथ मिक्सअप होके गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होगा। जब गॉल ब्लैडर रिलीज करेगा बाइल जूस, तो उसके साथ साथ कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहाँ चला जाएगा? तो ड्यूडेनम में चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। किस तरह से हमारे बॉडी से बिलीरुबिन को एलिमिनेट किया गया, उसको कहाँ भेज दिया गया? इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जो भी रिमूवल होता है ना,
टॉक्सिक सब्सटेंस का, इस प्रोसेस को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये काम कौन करता है? तो लीवर काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना है? तो बिलीरुबिन को रिमूव करना है बॉडी से। तो कैसे रिमूव हो गया? लीवर क्या किया, जो बिलीरुबिन उसके पास आया था, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड ऐड किया, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन गया, लेस टॉक्सिक है, उसको बाइल जूस के साथ मिक्सअप करके रख दिया। ये जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस है वो डाइजेशन ऑफ फूड देगा। और ये जो बिलीरुबिन है ना, यहाँ मैंने लिख दिया, आफ्टर द बिलीरुबिन हैज एंटर द लीवर सेल, the cells conjugated with other chemical like glucuronic acid। इसका नाम है बिलीरुबिन ग्लूक्यूरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स। इसी को हम लोग कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं। बिलीरुबिन ग्लूक्यूरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स, इसी को कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं, जो कि कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में। एक तरफ तो बाइल जूस अपना काम करेगा, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन ही गिव्स येलो कलर टू द फीकल मैटर। ये जो फीकल मैटर जो है, कभी येलो तो कभी ब्राउन कलर का जो दिखाई देता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये जितना ज़्यादा अमाउंट में कंजुगेटेड बिलीरुबिन फीकल मैटर में होगा वो उतना ज़्यादा डार्क कलर होगा। तो यही कारण है कि हम चाहे कुछ भी भोजन में ले लें, जो फिकल मैटर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये येलोइश कलर का होता है और ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे बॉडी में आरबीसी का डेथ ज़्यादा होने लग जाए तो लीवर का तो एक नॉर्मल फंक्शन है, वो इतना बिलीरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करके एलिमिनेट करता है, तो एक्स्ट्रा जो बिलीरुबिन बॉडी में बनेगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब बात यह है कि जॉन्डिस बिलीरुबिन के कारण होता है, तो जॉन्डिस के जितने भी सिम्टम्स हैं ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जॉन्डिस कब कब होता है, हमें कौन कौन सा ऐसे कंडीशन है कि हमारा बिलीरुबिन का जो अमाउंट है ये हमारे बॉडी में हाई हो जाता है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि अगर हमारे बॉडी में किसी कारण से बिलीरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, मतलब लीवर की कैपेसिटी कम है और फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में लीवर क्या करेगा? कंप्लीट बिलीरुबिन को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में बहुत सारा बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर कलेक्ट होने लग जाएगा और द पेशेंट सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस। यहाँ पे खास करके वो लोग जो एनीमिक होते हैं, किसी कारण से उनमें डेथ ऑफ आरबीसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे पेशेंट, एनीमिक पेशेंट जो भी हैं, दे सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस। दूसरा जो माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर है, दिस इज एक्चुअल जॉन्डिस। माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर में अगर लीवर किसी तरह से काम ना करे, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, और जो लीवर का जो वर्क है डिटॉक्सिफिकेशन का, बाइल जूस फॉर्मेशन का, यही अफेक्टेड हो जाए, तो जब लीवर खुद डैमेज हो रहा है तो वो बिलीरुबिन को कहाँ से एलिमिनेट कर पाएगा? तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ जॉन्डिस। तीसरा जो है ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट। मैंने बताया कि जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइल जूस के साथ मिक्स होके बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कैंसर के कंडीशन में या गॉल स्टोन्स के कंडीशन में या इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट। ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाए तो क्या होगा? बाइल जूस इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब बाइल जूस ही पहुंच नहीं पाएगा तो सारा का सारा कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहाँ कलेक्ट होने लग जाएगा? पहले तो वो बॉडी में कलेक्ट होने लग जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होने लग जाएगा। तो जब ये मूवमेंट ही ब्लॉक हो जाएगा तो बिलीरुबिन एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे बॉडी में जैसे जैसे इनका अमाउंट इंक्रीज होगा, बी सफ़र फ्रॉम द जॉन्डिस। तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड देख लिया। एक जो नेचुरल जॉन्डिस है जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है,
बाकी जो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में लिवर तो बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो जाने के वजह से हम ठीक तरह से बिलीरुबिन को एलिमिनेट नहीं कर पाए एंड वी सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस। दूसरा जो डिजीज है उसका नाम है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो है ह्यूमन बींग्स में जब भी हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं तो कभी कभी हमारा पेरिस्टलेटिक मूवमेंट रिवर्स काम करने लग जाता है और स्टमक में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो अचानक एक्सपेल्ड आउट थ्रू माउथ, इसी को हम लोग कहते हैं वॉमिटिंग। एक तरह का ये फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द काइम है। मैंने आपको बता रखा है कि जब डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो हमारे स्टमक में जो फूड है उसको हम लोग काइम कहते हैं, और अचानक अगर फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द फूड हो जाए यानी कि काइम हो जाए, दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग। ये ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? थ्रू माउथ एंड समटाइम्स द नोज। कभी कभी नाक के द्वारा भी कुछ अमाउंट जो है वो काइम का बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो है अक्कर्स ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ कंडीशंस। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वॉमिटिंग होने का, जिसमें से पहला रीजन तो है फूड पॉइजनिंग। अगर आप जो भी फूड आइटम ले रहे हो अगर वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, या फिर आप आज का खाना कल खाते हो, सुबह का खाना रात में खाते हो, काफ़ी गैप दे रहे हो, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो वैसे फूड में बहुत सारे माइक्रोबियल अटैक हो जाते हैं जो कि हमें फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं एंड दैट्स वाई वॉमिटिंग अक्कर्स। दूसरा जो होता है ब्रेन ट्यूमर। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर होने के वजह से भी हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो ब्रेन का पार्ट है, वो कभी कभी रिवर्स काम करने लगता है और वॉमिटिंग हो जाता है। तीसरा जो इंटरक्रेनियल प्रेशर, ये भी हमारे बॉडी जो क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, तो जो भी ब्रेन के अंदर है इसके अंदर कई सारे फ्लूइड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जब उनमें किसी भी तरह का माल फंक्शनिंग होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर जो ब्रेन का पार्ट्स अफेक्टेड होता है ड्यू टू इंटरक्रेनियल प्रेशर के द्वारा, तो भी वॉमिटिंग होता है। तो कभी कभी आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आप खाने का मूड नहीं है या वॉमिट जैसा मन कर रहा है। कभी कभी हार्मोन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग। जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उनको वॉमिट जैसा लगता है, दे वॉमिट, तो यहाँ पे तो उनका कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ हेल्दी है, तो वहाँ पे इंटरक्रेनियल प्रेशर या अदर थिंग्स हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व फॉर द वॉमिटिंग। तो यहाँ पर लेकिन हम जिस वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं वो है फूड पॉइजनिंग। जब हम गलत खाना खा लेते हैं, कहते भी है लोग गांव में उल्टा सुल्टा खा लिया, तो ये जो है फूड पॉइजनिंग के वजह से होता है। नोजिया, द फीलिंग दैट वंस इज अबाउट टू वॉमिट। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम वॉमिट करेंगे लेकिन वॉमिट होता नहीं है, सिर्फ फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड नोजिया। अगर वॉमिटिंग कंटिन्यू होता रहे, व्यक्ति वॉमिटिंग पे कंट्रोल ना कर पाए और लगातार कई वॉमिटिंग हो जाए, तो वैसे तो हम उनको वॉमिट से बचने के लिए डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन इमीडिएट अगर उसको प्रॉपर क्योर ना मिले, प्रॉपर इलाज ना मिले और कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग होता रहे, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन बॉडी। तो उस वक्त हम लोग को हॉस्पिटल में ले जाके इंट्रावेनस फ्लूइड उसे देना पड़ता है। इंट्रावेनस फ्लूइड रिक्वायर्ड। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, जैसे कभी भी स्टमक की प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर वैसे भी हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, तो इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। इंट्रावेनस फ्लूइड के में ही बहुत सारे मेडिसिन को मिला दिया जाता है और फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉमिटिंग।
द नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया को हम लोग लूज मोशन भी कहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ लिक्विड स्टूल, अगर किसी व्यक्ति को फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ लिक्विड स्टूल होने लग जाए तो हम समझते हैं दैट इज डायरिया। ये कई सारे डिजीज के द्वारा हो सकता है। इट अकर्स ड्यू टू सेवरल डिजीज। इसमें मुख्य रूप से एब्डोमिनल पेन, लेकिन जैसे जैसे स्टूल रिमूव होता है एब्डोमिनल पेन भी रिड्यूस होता चला जाता है अगर वो नॉर्मल डायरिया है तो ज़्यादातर उन व्यक्तियों को डायरिया होने के चांस होते हैं जिनका फूड हैबिट जो है ना वो इरेगुलर होता है, या फिर वो ज़्यादातर उनके जो फूड आइटम्स होते हैं, जो परचेजिंग होते हैं, वो रोड पर से या सड़क के किनारे से जो भी फूड आइटम मिलता है वो उनको ख़रीद कर खा लेते हैं। इसीलिए वैसे फूड आइटम्स जिसमें मक्खियाँ बैठी हो या अदर बहुत सारे हेक्सापोडा हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको स्प्रेड करते हैं, और अगर वैसे फूड को कोई ले ले तो डायरिया होने के चांस होते हैं। यहाँ पे डायरिया जो होता है दो तरह के होता है, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अगर 3 दिन से लेके 1 सप्ताह के आसपास अगर ये ठीक हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट डायरिया और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए। लेकिन क्रोनिक डायरिया उसको कहते हैं जो 3 सप्ताह से अगर ज़्यादा समय हो गया फिर भी लूज मोशन नहीं रुक रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक डायरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो भी डायरिया होता है, जब भी डायरिया किसी को हो जाता है तो डायरिया में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट लॉस होता है, वाटरी डिस्चार्ज ऑफ स्टूल होता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है। एडल्ट्स आर लेस अफेक्टेड विद डायरिया। कुछ बच्चों के तो जान भी चले जाते हैं, दे डाई फ्रॉम द डायरिया, और बहुत तेज़ी से वो बच्चे इतना डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं कि उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ जाता है। तो डायरिया जो है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में अफेक्ट करता है, वो बच्चे जो मिट्टी खा लेते हैं। हालांकि आज के समय में थोड़ा ह्यूमन बींग्स अवेयर हो चुका है, नॉलेजेबल हो चुका है इन चीज़ों के प्रति, लेकिन छोटे बच्चे में आज भी डायरिया के सिम्टम्स देखे गए हैं। कभी ना कभी बच्चे कुछ ऐसे गलत फूड हैबिट ले लेते हैं एंड दे सफ़र फ्रॉम द डायरिया। यहाँ पे जो डायरिया के कॉज हैं जैसा कि मैंने बताया बैड फूड हैबिट। तो बैड फूड हैबिट में होता क्या है, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा सकता है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ये तो माइक्रोबियल अटैक हो गया कि फूड आइटम आपने ओपन छोड़ दिया, उस पर मक्खी आके बैठ गया और कुछ देर बाद जब आप वो फूड ले रहे हो तो माइट बी चांस दैट सम बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक अटैक एंड वायरल इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू दैट ओपन फूड हैबिट। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट है वो फूड इंटॉलरेंस। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे लैक्टोज। लैक्टोज जो है ना वो मिल्क में पाया जाता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है ना, वी आर पुअरली डाइजेस्ट द मिल्क। अब जब हम लोग मिल्क को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो है कर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसा फूड आइटम होते हैं जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर उसको कंटिन्यूअस लेते हैं तो वी सफ़र फ्रॉम द लूज मोशन, दैट इज कॉल्ड फूड इंटॉलरेंस। तो डायरिया वैसे तो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं बच्चों में, लेकिन अगर कंटिन्यूअस डायरिया हो तो हम लोग बच्चों में ORS का घोल भी देते हैं पीने के लिए। मार्केट में आपको ये ORS का घोल 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाता है। तुरंत उसको लाकर बच्चों को
घोल कर उसको पिलाना चाहिए, ताकि जो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रहा है उससे उसको बचाया जा सके। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में हम लोग कब्ज कहते हैं। जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसमें जो फिकल मैटर का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसको हम लोग हार्ड स्टूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पास द फिकल मैटर, डिफ़िकल्ट पासिंग स्टूल। इसमें कई बहुत ज़्यादा समय, द पर्सन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू एलिमिनेट देयर फेकल मैटर फ्रॉम द बॉडी। इसमें फिकल मैटर का मूवमेंट इरेगुलर भी हो जाता है। दे डू नॉट गो टू डिस्चार्ज द फिकल मैटर ऑन टाइम। कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज अपोजिट ऑफ डायरिया। डायरिया में क्या था? कंटिन्यूअस लूज मोशन, कंटिन्यूअस लूज मोशन, फ्रीक्वेंट लूज मोशन। उसमें नंबर ऑफ फिकल मैटर जो थे डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते थे, पर डे मोर देन 3, 4, 5 टाइम्स में अकर्स। लेकिन यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पास स्टूल फ्रॉम द बॉडी। डायरिया में अब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो भी स्लो हो जाता था। अब्जॉर्ब्ड फूड उतना नहीं हो पाता डायरिया में, लेकिन यहाँ पे वाटर अब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बॉल का जो मूवमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा है। वेरी डिफ़िकल्ट मूवमेंट ऑफ बॉल। नेक्स्ट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में वो स्टेज है, द कंडीशन ऑफ फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। अगर हम फूड को लेते हैं और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो हमें फील होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक, कि अभी तो पेट भरा हुआ है, अभी फूड की इंटेक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आजकल जो हमारे कौ, अदर हर्बीवोरस एनिमल हैं जो हमारे सोसाइटी के आसपास रहते हैं, वो फूड आइटम के साथ साथ कुछ प्लास्टिक भी खा लेते हैं, और उस टाइम दे फील इनडाइजेशन, फुलनेस ऑफ स्टमक। वो भोजन करना बंद कर देते हैं कि उनके बॉडी में प्लास्टिक चला गया है और वो डाइजेस्ट नहीं होगा। लास्ट में उनका डेथ भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग एनिमल्स हैं। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप अपने सराउंडिंग कोई भी एनिमल्स हो तो आप खुले में प्लास्टिक ना फेंकें, उनको प्रॉपर डिस्पोजल दें, डस्टबिन में डालें या सफाई वाले आके उनको ले जाएंगे। तो इनडाइजेशन होने के कारण कौन कौन से हैं? पहला तो we do not have the proper enzyme system to digest that particular food। हमारे पास inadequate enzyme system है। हमारे पास अगर इंजाइम का सिक्रीशन ही स्लो हो जाएगा या ना सिक्रीट हो या कम सिक्रीट हो, हम उस फूड आइटम को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इनडाइजेशन हो जाएगा। लाइक एट द केस ऑफ मिल्क, अगर आप दूध पीते हो, हमारे पास प्रोरेनिन नाम का इंजाइम रिलीज ही नहीं होगा तो मिल्क डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस, कुछ लोग दूध पीने के बाद उनको बहुत लंबे समय तक मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं होता है। दूसरा एंजाइटी। एंजाइटी के कंडीशन में भी जब हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमें भूख नहीं लगता है, खाने को दिल नहीं करता है, दैट इज इनडाइजेशन। फूड पॉइजनिंग, मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि गलत फूड आइटम ले लेते हैं। जो मार्केट में खुला हुआ फूड है उसको तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग खुले हुए फूड को खा लेते हैं दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ओवर ईटिंग, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि डिफ़िकल्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड। कभी कभी तो डकारे भी आने लग जाती है, जैसे कि फूड यहाँ तक चला गया हो। एक और रीजन है इनडाइजेशन का, फूड लेने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले लेना। जब लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले लेते हैं क्विकली आफ्टर टेकिंग फूड, देन वी आल्सो फील इनडाइजेशन।
एंड बाई टेकिंग मोर स्पाइसी फूड। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा ये खाने को दिल करता है, तो वैसे लोगों को भी इनडाइजेशन होता है। तो इनडाइजेशन जो है हालांकि वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है, लेकिन हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हम ओवर डाइट ना करें, ओपन फूड को इनटेक ना करें, बच्चों को इनसे दूर रखें, ज़्यादा स्पाइसी भोजन ना करें, एंजाइटी से बचें एंड वैसे फूड को ना लें जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज इनडाइजेशन। अब एक लास्ट डिजीज है जो है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, जो कि 5 साल तक के बच्चे हैं, 1 साल से लेके जो नवजात बच्चे हैं या 1 साल से लेके जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनमें एनर्जी की, प्रोटीन की कमी हो जाने के वजह से उनको प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में किसी को ना मिले देन ही सफ़र फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो PEM है ये 2 तरह का होता है, एक तो क्वाशियोर्कर और दूसरा मरस्मस। क्वाशियोर्कर में डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो जाता है, बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाशियोर्कर। लेकिन ऐसे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है लेकिन डिफिशियंसी किसका हो गया, प्रोटीन का, तो वो कहलाता है क्वाशियोर्कर। दूसरा जो होता है, बच्चों को अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन ना मिले, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिलता है और प्रोटीन भी नहीं मिलता है बच्चों को, तब वो बच्चे इन बच्चों से भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मरस्मस। इन दोनों ही कंडीशन में क्वाशियोर्कर में चूँकि बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है तो उनमें जो टमी है वो तो बहुत लार्ज हो जाता है, लेकिन बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी इल डेवलप होते हैं। जबकि मरस्मस में पूरी बॉडी लीन एंड थीन होता है, उनमें प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वैसे बच्चे लंबे समय तक सर्वाइव भी नहीं करते अगर उनको प्रॉपर डाइट ना मिले तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बच्चों, इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जल्द ही हम लोग दूसरे चैप्टर के वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।